हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, नमस्कार। आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं वैगन की उन्नत खेती की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी, यानी उन्नत समय से लेकर वेस्ट वैरायटी तक और नर्सरी से लेकर प्लांटेशन तक, और साथ ही हम बात करने वाले हैं प्रोडक्शन से लेकर कल्टीवेशन तक की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी। और वैगन के पौधों पर जो बांझपन आता है वह भी समस्या का समाधान मिलेगा, और साथ ही अधिक मात्रा पर फल सड़न की जो समस्या आती है उसकी भी आपको प्रॉपर एकदम कंसिस्टेंसी के साथ जानकारी मिलने वाली है। और वैगन की फसल पर आने वाली सभी समस्याओं से लेकर फंगस कीट की रोकथाम आप किस प्रकार कर सकते हैं, स्प्रे शेड्यूल से लेकर खाद के डोज तक एवं लागत से लेकर आमदनी तक के ऊपर हम इस वीडियो पर बात करने वाले हैं। और जो बैक्टीरिया विल्ट आता है, उकठा रोग आता है, उसकी हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं। और फर्स्ट हार्वेस्टिंग, फर्स्ट पहली तुड़ाई हमको कितने दिनों पर करनी चाहिए। और साथ ही हम बात करेंगे खेत तैयार करने से लेकर वैडों पर हमको कौन सी खाद देनी चाहिए, कितनी मात्रा पर देनी चाहिए, और साथ ही फल फूल कम आने से लेकर पीलापन दूर करने तक की समस्या, और साथ ही कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा आप मुनाफा कैसे निकाल सकते हैं। चाहे आप बैगन घर पर एक पौधा ग्रो करें या फिर 100 एकड़ पर बैगन लगाएं, यह जानकारी कोई किताबी जानकारी नहीं है। यह जानकारी एकदम सटीक जानकारी, प्रैक्टिकली जानकारी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ऐसी खादें जो आपके पौधे को फल और फूल से भर देंगी। तो उपयुक्त सभी टॉपिक को डिटेल में समझने के लिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार, और भाई आप देख रहे हैं कृषि क्षेत्र भारत का नंबर 1 यूट्यूब चैनल द एडवांस एग्रीकल्चर, जहां आपको जानकारी मिलती है फसलों की ए टू जेड। आप सभी किसान भाइयों का मोस्ट वेलकम है वैगन की एक न्यू वीडियो पर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सूटेबल टाइम के बारे में, यानी अनुकूल समय वैगन के लिए कौन सा है। तो बरसात के लिए आप जो एकदम परफेक्ट टाइम है जून और जुलाई महीने पर लगा सकते हैं। और गर्मियों की बात करें तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने पर आप बैगन की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं सॉइल एंड टेम्परेचर। तो बैगन की खेती काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली दोमट, चिकनी दोमट, हैवी एवं हल्की मिट्टी पर जिसका मृदा का पीएच वैल्यू 5.5 से 7.5 के आसपास पीएच वैल्यू हो, और उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली मिट्टी पर आप बैगन को सफलतापूर्वक उगा सकते हैं, प्रोडक्शन ले सकते हैं। और जो सॉइल है, मिट्टी है, जितनी ज़्यादा पानी को सोखने की धारणा क्षमता होगी, यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही अच्छा हमको जो हम न्यूट्रिएंट देंगे उनका फायदा होने वाला है। बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। तो जो वैगन की फसल है इसके लिए न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के आसपास आवश्यकता पड़ती है, और अधिकतम 35-36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस फसल के लिए बेस्ट है। ब्रिंजल में ज़रूरत से ज़्यादा यदि गर्मी हो या फिर ठंड हो तो यह काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। तो अधिक तापमान में फल फूल ड्रॉप होने की समस्या रहती है, वर्निंग की समस्या आती है, और फसल भी कमज़ोर पड़ जाती है। और न्यूनतम तापक्रम की दशा पर या फिर ठंडियों के दिनों पर पाला लग जाता है, तो उसको कम करने के लिए, रोकथाम तो नहीं बोलेंगे लेकिन पाला को कम करने के लिए रात में स्प्रिंकलर से सिंचाई करना चाहिए, और सल्फर पाउडर फार्म वाली की आपको डस्टिंग करना चाहिए। खेत के चारों ओर रात में आपको धुआं करना चाहिए, और सुबह हल्की सिंचाई आपको ड्रिप में 40-45 मिनट तक करना चाहिए। और बेकाबू ठंड से फसल को आप ना बचा पाएँ तो बैगन पर आपको टॉनिक का स्प्रे करना चाहिए, जिससे पत्तियाँ, ब्रांचेस जल्दी से जल्दी बढ़वा लें। और टॉनिक जैसे ईशाबियोन है, मैकेरीना है, क्वांटिस जैसे किसी भी एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर को, एक टॉनिक को आपको स्प्रे करना चाहिए सिंचाई करके, और निंदाई गुड़ाई करना चाहिए। जो हमारी फसल है, ठंड लग चुकी है, पाला लग चुका है, तो वह जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। इसके अलावा बात करते हैं फार्म प्रिपरेशन के बारे में। तो खेत की तैयारी किस प्रकार करनी है, जरूरी बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं। तो खेत की तैयारी, सबसे पहले तो खेत के चारों तरफ साफ सफाई होना बहुत ही जरूरी है, एवं नीलगाय एवं अन्य पशुओं को फसल से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरे खेत पर एकदम फेंसिंग सुरक्षा होना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले गहराई में चलने वाले हल से, यानी खेत की जुताई, फील्ड प्लाविंग, प्लाउ से खेत की पहली प्लाविंग कराएं। कुछ इस प्रकार मिट्टी को पलटने वाले कृषि यंत्रों से आपको खेत की तैयारी कराना है। इसके बाद 15 से
30 दिनों तक तेज़ धूप आपको लगाना है। उससे क्या होगा कि जो मोथा घास है उसकी जो जड़ें होती हैं, उसकी जो गांठें होती हैं वह सूख जाती हैं और मिट्टी में ठीक तरीके से वायु संचार बढ़ जाता है, तो उत्पादन बढ़ता है। यदि हम प्लाऊ चलवाते हैं तो उसके बाद हमको 15 से 30 दिनों की तेज़ धूप लगवाना है। उसके बाद कल्टीवेटर से खेत को एकदम समतल करा देना है। अंतिम बार मिट्टी को भुरभुरी करने वाला रोटोवेटर से हमको मिट्टी को ठीक तरीके से एकदम समतल हो जाए, एकदम भुरभुरी हो जाए, तो अंतिम बार या तो आप हैरो से या फिर आप रोटोवेटर से मिट्टी को एकदम भुरभुरी करा दीजिए। बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, बेड प्रिपरेशन। तो बेड तैयार करने से पहले काफ़ी महत्वपूर्ण है और निश्चित कर लीजिए कि बेड से बेड की दूरी, बेड की ऊंचाई, बेड की चौड़ाई कितनी रखनी है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं बेड से बेड की जो हमको दूरी रखनी है वो रखनी है बैगन की फसल पर 2.5 फीट एवं बेड की चौड़ाई हम रख सकते हैं 2.5 से 3 फीट। बेड की ऊंचाई कम से कम 1 फीट आपको रखनी चाहिए, यह जरूरी है। तो यह है बेड मेकर, जिसे बेड राइजर के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हाफ बेड बनवाइए, उसके ऊपर बेसल डोज दीजिए। बेसल डोज 3, 4, 5 खादों का कॉम्बिनेशन करके देते हैं, जिससे हमारी फसल पर जो प्रारंभिक न्यूट्रिएंट है वो आसानी से प्राप्त हो जाएं। तो बेसल डोज 35 किलोग्राम डीएपी, 50 किलोग्राम आपको सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर फॉर्म वाली और आपको 25 किलोग्राम एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश को ठीक तरीके से मिश्रण तैयार करके बेड के ऊपर दीजिए एवं देसी खाद यानी गोबर की 3 से 4 ट्राली बेड के ऊपर कुछ इस प्रकार आप ऊपरी सतह पर देकर दोबारा बेड मेकर या फिर बेड राइजर से बेड तैयार कराएं। अब हमारी बेड एकदम पूरी तरह तैयार हो चुकी हैं। नेक्स्ट और अगला टॉपिक मल्चिंग पेपर। तो बैगन की फसल पर मल्चिंग पेपर कितनी माइक्रोन का लगाएं, यह सवाल हर एक किसान भाई के मन में बना रहता है। तो बैगन की फसल लॉन्ग टर्म क्रॉप है, जिसे यदि आप ठीक तरीके से देख रेख करते हैं, कीटों से रोकथाम और समय समय पर फर्टिगेशन का शेड्यूल एकदम फाइनल रखते हैं, एकदम सही रखते हैं, तो यह फसल 8 से 9 महीने क्रॉप चलती है। तो हमको एक अच्छी क्वालिटी वाला मल्चिंग पेपर लगवाना है। तो आपको बैगन की फसल पर 25 से 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आप लगवा सकते हैं, ऊपर से सिल्वर और नीचे से ब्लैक। वैसे तो मार्केट में मल्चिंग पेपर डिफरेंट कलर पर उपलब्ध है, लेकिन जो ऊपरी सतह मल्चिंग पेपर की होती है सिल्वर रंग, वो सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करती है और जो ब्लैक होती है वह एब्जॉर्ब करती है। तो जो ऊपरी साइड सिल्वर और नीचे साइड ब्लैक होता है, ऐसे मल्चिंग पेपर को आप जिसकी मोटाई 25 से 30 माइक्रोन हो, मल्चिंग पेपर को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रति एकड़ सीड्स की ज़रूरत। तो हमको 1 एकड़ पर 80 ग्राम से लेके 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से सीड्स की आवश्यकता पड़ती है यदि हम नर्सरी तैयार करते हैं। तो इसके अलावा पर एकड़ प्लांट रिक्वायरमेंट यानी 1 एकड़ पर कितने पौधे लगते हैं। यदि आप सिंगल लाइन पर पौधे से पौधे का जो डिस्टेंस है 1.5 फीट रख रहे हैं और सिंगल लाइन पर प्लांटेशन कर रहे हैं, तो 1 एकड़ पर 7,000 से लेके 8,000 पौधे के आसपास की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा बात करते हैं इम्प्रूव हाइब्रिड वैरायटी। तो जो वैरायटी हैं निर्भर करती हैं कि जो आपका मार्केटिंग है, मार्केटिंग में कौन से वैगन की ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि यह कलर पर, साइज़ पर और मार्केट के हिसाब से ही आपको वैरायटी का चयन करना चाहिए। VNR की उत्कल, जिसका रंग वैगन का सफ़ेद होता है। कलश जो जनक F1 आती है, जिसके वैगन का थोड़ा सा स्मॉल साइज ब्लैक रंग में आती है। भरमा के वैगन या फिर छोटे वैगन जो साइज होता है छोटे वैगन का, उनको भी आप लगा सकते हैं। शनगिरो का जो प्रगति के नाम से आता है हाइब्रिड वैरायटी, इसको भी लगा सकते हैं। और मार्केट में बहुत सारी वैरायटी ऐसी उपलब्ध हैं जो एरिया के हिसाब से बनाई गई हैं, आप एरिया के मुताबिक चयन कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं नर्सरी प्रिपरेशन। तो नर्सरी किस प्रकार तैयार करनी है वैगन की, आइए समझते हैं। यदि साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो क्यारियों में ही आप कुछ इस प्रकार नर्सरी तैयार कर सकते हैं, और यदि आप मल्चिंग ड्रिप पर खेती कर रहे हैं तो प्रो ट्रे पर ही आपको नर्सरी तैयार करनी है। प्रो ट्रे पर नर्सरी तैयार करने से एकदम स्वस्थ जर्मिनेशन, एकदम स्वस्थ पौधा तैयार होता है और जल्दी तैयार होता है। तो प्रो ट्रे पर, प्लास्टिक की ट्रे पर आप किस प्रकार नर्सरी तैयार कर सकते हैं, आइए
जानते हैं। कोकोपिट खाद, नारियल की खाद मार्केट में 40 से 45 रुपये के आसपास प्रति किलोग्राम आसानी से उपलब्ध हो जाती है। वर्मी कंपोस्ट लेना है आपको, जो वर्मी कंपोस्ट का रेशो लेना है आपको, कोकोपिट खाद लेना है 2 हिस्सा और आपको 1 हिस्सा लेना है वर्मी कंपोस्ट। इनको ठीक तरीके से मिक्स करना है और फंगीसाइड भी मिक्स कर लीजिए आप इस मिश्रण पर। मैंकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम युक्त जो फफूंदनाशक आती है, वर्मी कंपोस्ट नारियल की खाद के साथ वर्मी कंपोस्ट को और फंगीसाइड को मिश्रण तैयार करके आपको प्रो ट्रे पर कोकोपिट का यह मिश्रण ठीक तरीके से भर देना है और उंगली पर ठीक तरीके से 2-2 सेंटीमीटर की गहराई में एक बीजों की बुआई कर देना है। फिर उसके ऊपर से फिर वापस से मिश्रण भर देना है और 3 से 4 दिनों के लिए आप कुछ इस प्रकार कवर करके रख देना है और 4 दिनों बाद आप नेट खींचकर, झोपड़ी या फिर तंबू बनाकर बाहर रख दीजिए। सुबह शाम आवश्यकता अनुसार हैंड स्प्रिंकलर से आपको सिंचाई करना है। यदि बैगन की नर्सरी पर कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिले तो आपको 10 से 12वें दिन इमिडाक्लोप्रिड 17.8% EC इंसेक्टिसाइड 15 लीटर पानी में 5 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर ऑर्गेनिक तरीके से आप नीम ऑयल को भी 15 लीटर पानी में 20 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। और यदि बैगन की नर्सरी पर पत्तों पर कोई स्पॉट बन रहे हैं, कोई दाग धब्बे दिख रहे हैं या फिर सूख रही है, मुरझा रही है, फंगस का अटैक है, तो आप साफ पाउडर को भी 15 लीटर पानी में 15 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं। और आपको नर्सरी पर एक स्प्रे 14 से 15वें दिन करना है। NPK घुलनशील खाद 19-19-19 का आपको 15 लीटर पानी में 15 ग्राम की दर से स्प्रे कर दीजिए, जिससे बढ़वार, पीलापन की समस्या नहीं आएगी और फंगस कीट भी नहीं लगेंगे। इस विधि से आप 18 से 22 दिनों पर एकदम स्वस्थ नर्सरी कम दिनों पर तैयार कर सकते हैं। और जब नर्सरी 3 से 4 इंच की हो जाए तो हमको ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। अब हमारी नर्सरी पूरी तरह तैयार हो चुकी है। बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, प्लांट ड्रेंचिंग। तो स्वस्थ ग्रोथ के लिए, ठीक तरीके से बढ़वार के लिए पौधे की ड्रेंचिंग करना ज़रूरी है। फर्स्ट ड्रेंचिंग 2 से तीसरे दिन करना है। आपको 400 लीटर पानी लेना है और 400 लीटर पानी में ह्यूमिक एसिड लेना है 500 ग्राम। उसके साथ घुलनशील खाद NPK 19-19-19 1 किलोग्राम। इन दोनों को ठीक तरीके से मिक्स करके आपको जड़ों के पास ड्रेंचिंग कर देना है। सेकेंड ड्रेंचिंग आप चाहें तो 5 से 6वें दिन रोपाई से 400 लीटर पानी में लिक्विड ट्राइकोडर्मा 500 ml 400 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास कुछ इस प्रकार आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। थर्ड ड्रेंचिंग 10 से 12वें दिन ट्रांसप्लांट से 400 लीटर पानी के साथ आपको लेना है वाविस्टिन कार्बेंडाजिम 50% 500 ग्राम और 1261 NPK घुलनशील खाद 1 किलोग्राम। इन दोनों को मिक्स करके ठीक तरीके से आप जड़ों के पास ड्रेंचिंग कर दीजिए 400 लीटर पानी में घोलकर। एथी ड्रेंचिंग। किसान मित्रों, बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, स्प्रे शेड्यूल। अब हमारी बैगन की फसल पर तरह तरह के कीट, फंगस, नेमेटोड्स जैसी समस्या आती है, तो इनकी रोकथाम करने के लिए देखिए हम आपको स्प्रे शेड्यूल तो बताएंगे ही, साथ में हम एक एक रोगों का हम विश्लेषण करते हैं और उसे आप कैसे समय रहते कंट्रोल कर सकते हैं। तो बैगन की फसल पर जैसे कीट लगते हैं, तना छेदक यानी स्टेम बोरर, फल छेदक यानी फ्रूट बोरर, शुंडी लार्वा, सफ़ेद मक्खी यानी व्हाइट फ्लाई, सकिंग पेस्ट यानी रस चूसक कीट, रेड माइट और नेमेटोड्स जैसी समस्याएं आती हैं। फंगस और रोगों की बात करें तो डिजीज मुख्य रूप से विलाइट यानी झुलसा, छोटी पत्ती रोग, रूट रॉट, बैक्टीरियल विल्ट, लीफ स्पॉट, पाउडरी मिल्ड्यूड, डाउनी मिल्ड्यूड और कॉलर रोग के साथ साथ ब्रिंजल पर लिटिल लीफ होती है यानी छोटी पत्ती रोग, इसको भी आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तना छेदक यानी स्टेम बोरर। बैगन की फसल पर शुरुआती चरणों से ही तना छेदक का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, जो तने को छेद कर यानी तने को काट देता है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इनके लिए जो हम आपको दवाई बता रहे हैं, कोई एक भी आप स्प्रे कर लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फ्लूवेंडियामाइड 8.33% प्लस डेल्टा मैथ्रिन 5.56% को आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर क्लोरेंट्रा नीलिप्रोल और लैम्डा सालोथ्रीन का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा कार्बोफ्यूरान ग्रेन्यूल्स दानेदार कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं, एमामेक्टिन
वेंजॉइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। थियोडिकार्ब इंसेक्टिसाइड का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ब्रांड नेम की बात करें तो वायर की फेनोक्विक, एम्पलीगो, प्रोक्लेम, अलांटो, एचपीएम कंपनी की जो डॉन 3G आती है, इनको आप प्रयोग कर सकते हैं तना छेदक की रोकथाम करने के लिए कोई एक का। इसके अलावा बात करते हैं फल छेदक यानी फ्रूट बोरर। तो फल सड़न की जो समस्या आती है फल छेदक से ही होती है, तो इसकी रोकथाम करने के लिए कोई एक कीटनाशक का आप स्प्रे कर सकते हैं। इसकी रोकथाम करने के लिए जो सोमिटोमो कुछ सोमिप्रेम पथ कीटनाशक आती है, इसका स्प्रे कर सकते हैं। या फिर आप एम्पलीगो, टाटा की सबमेट, या फिर वायर की लार्वेन, डेलीगेट, ट्रेसर, एफएमसी की मार्सर, या फिर कार्बोफ्यूरॉन 25% EC कोई एक का स्प्रे आप कर सकते हैं फल छेदक की रोकथाम करने के लिए। बात करते हैं अगले कीट के बारे में, सफ़ेद मक्खी, जिसे हम इंग्लिश पर वाइट फ्लाई कहते हैं। तो यही वायरस को सबसे ज़्यादा फैलाती है, सकिंग पेस्ट है यानी रस चूसक कीट है। तो इसकी रोकथाम करने के लिए आप कोई एक कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं, जैसे एसिटामिप्रिड आता है 20% SP, या फिर GSP का SLR 525 लैनो इंसेक्टिसाइड, BSF कंपनी की सेफिना, या फिर UPL कंपनी की ऊलाला इंसेक्टिसाइड जिसमें फ्लोनिका माइड 50% WG इंसेक्टिसाइड, किसी भी एक को आप सफ़ेद मक्खी की रोकथाम करने के लिए स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा अगले कीट एफिड, जैसेड और थेप्स जैसे रस चूसक कीटों की रोकथाम करने के लिए आप डाव की डेलीगेट स्प्रे कर सकते हैं, लांसर गोल्ड को स्प्रे कर सकते हैं जिसमें एसिफेट और इमीडाक्लोप्रिड है, रोगोर को स्प्रे कर सकते हैं जिसमें डाइमेथोइड 30% EC है, वायर कंपनी की मोमेंटो एनर्जी का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर सिजेंटा कंपनी की एक तारा इंसेक्टिसाइड का भी आप स्प्रे ले सकते हैं। इसके अलावा माइट्स की रोकथाम करने के लिए यानी रेड माइट की रोकथाम करने के लिए एवासिन है, ओबेरॉन है, पायरिप्रॉक्सीफेन 5% EC आती है, या फिर धानुका कंपनी की ओमाइट्स जैसी किसी भी मकड़ी नाशक का यदि आप स्प्रे करते हैं तो बैगन की फसल पर यदि रेड माइट या फिर मकड़ी का प्रकोप है तो ही आप किसी एक का स्प्रे कर सकते हैं। बैगन की फसल पर नेमेटोड्स जैसी भी समस्या आती है। अब ब्रिंजल की जो जड़ें होती हैं उस पर सूत्रकृमि का प्रकोप यानी हमारे बैगन के पौधों की जड़ों के पास एक प्रकार की गांठें बन जाती हैं जिससे पौधा ठीक तरीके से न्यूट्रिएंट, वाटर, मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, यानी एक प्रकार की रुकावट पैदा करता है पोषक तत्वों को। जाइलम और फ्लोएम की जो प्रोसेस होती है उसको यह रोकता है, यानी ठीक तरीके से हमारा पौधा भोजन को ग्रहण नहीं कर पाता, न्यूट्रिएंट को ग्रहण नहीं कर पाता है, तो जड़ों के पास गांठें बन जाती हैं। तो गांठें ना बने या फिर आपको समय पर नेमेटोड्स के कंट्रोल के लिए रोकथाम करने के लिए जैसे वायर कंपनी की वेलम प्राइम आती है 350 ml प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास आप ड्रिप से छोड़ सकते हैं या फिर ड्रेंचिंग कर सकते हैं। वैगन की फसल पर एक और समस्या आती है ट्रांसप्लांट के बाद कॉलर रॉट की समस्या, यानी पौधा जो होता है तने के पास से गल जाता है। पानी का आपको मेंटेनेंस सही से सुधार के रखना है, और तो कंट्रोल और रोकथाम की बात करते हैं तो आपको ड्रेंचिंग करना पड़ेगा, स्प्रे से काम चलने वाला नहीं है, आपको ड्रेंचिंग करना पड़ेगा। बैगन का प्लांट यदि गलन की समस्या आती है, कॉलर रोट की समस्या आती है तो आपको थायोफेनेट मिथाइल को आपको 500 ग्राम 200 लीटर पानी में घोलकर आपको प्रति एकड़ की दर से ड्रेंचिंग करना चाहिए, या फिर आपको जो एलेट फफूंद नाशक आता है 500 ग्राम आपको जड़ों के पास ड्रेंचिंग कर सकते हैं प्रति एकड़ की दर से, दोनों में से किसी एक को। बात करते हैं बैगन की फसल पर आने वाली और भी गंभीर समस्या ब्रिंजल लिटिल लीफ यानी छोटी पत्ती, जिसे हम बांझपन के नाम से भी जानते हैं। यह एक वायरस है, इसके लिए रेजिस्टेंस वैरायटी आपको लगाना है। खेत में आने पर पौधे को खेत से आपको बाहर ले जाकर कहीं दूर गड़ा देना है। इसके अलावा यह रोग रस चूसक कीट एफिड और सफ़ेद मक्खी फैलाती है। समय समय पर आपको वाइट फ्लाई और एफिड का स्प्रे लेते रहना है, और कॉपर, मैग्नीशियम, सिलिकॉन का भी आपको समय समय पर स्प्रे लेना है। कीटनाशक का आपको टाइम टाइम पर स्प्रे लेना बहुत ही ज़रूरी है। रोकथाम की बात करें तो आपको प्रिवेंटिव के लिए एमामेक्टिन वेंजॉइट 1.9% EC 250 ml प्रति एकड़ की दर से ड्रिप में छोड़ सकते हैं। स्प्रे पर आप सिलिकॉन और बोरॉन का स्प्रे करें। सिलिकॉन 300 ग्राम और बोरॉन 250 ग्राम 150 लीटर पानी में प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा इमीडाक्लोप्रिड 17.8% EC बार की कॉन्फिडोर 15 लीटर पानी में 10 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा सफ़ेद मक्खी और रस चूसक कीट की रोकथाम करने के लिए आप फिप्रोनेल प्लस पाइप्रॉक्सीफेन 10% EC का स्प्रे आप ले सकते हैं। जो बैगन की फसल पर छोटी पत्ती रोग है
यह सफ़ेद मक्खी और रस चूसक कीट फैलाने का काम सबसे ज़्यादा करता है और यह एक वायरस है। तो इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आप वाइट फ्लाई की प्रॉपर स्प्रे करते हैं तो यह रोग कंट्रोल हो जाएगा। यदि हमारी फसल पर एक दो पौधे छोटी पत्ती रोग से ग्रसित हैं तो उनको आप खेत से बाहर कर दीजिए। इसके अलावा बात करते हैं ब्लाइट स्पॉट डाउनी मिल्ड्यू की रोकथाम। अब यह जो फंगस आते हैं तो इनकी रोकथाम करने के लिए, या ब्लाइट हो, स्पॉट हो, डाउनी मिल्ड्यू हो, तो इनकी रोकथाम करने के लिए जैसे बायर कंपनी की सेक्टेन फफूंदनाशक आती है 500 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर रोको फंगिसाइड 500 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब जो साफ आती है उसको भी आप 400 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर BASF कंपनी की एक्रोबैट फंगिसाइड आती है 200 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर एंट्राकोल फंगिसाइड 400 ग्राम प्रति एकड़, या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 300 ग्राम प्रति एकड़ की दर से। इनमें से किसी भी एक को आप स्प्रे करते हैं तो ब्लाइट स्पॉट डाउनी मिल्ड्यू को आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये थे बैगन की फसल पर आने वाले कीट फंगस। उसके हिसाब से आप किसी एक दवा का चयन करके भी स्प्रे करते हैं तो बैगन की फसल पर लगने वाले फंगस कीट को आप पहचान कर बड़े ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल के बारे में। तो जो स्प्रे डिपेंड करता है कि हमारी बैगन की फसल पर क्या कोई फंगस हैं, क्या फल फूल कम आ रहे हैं, क्या कोई कीटों का भी प्रकोप है, क्या कोई फंगस का भी प्रकोप है। तो उसके हिसाब से ही, यानी हमारी फसल की कंडीशन सिचुएशन को देखते हुए ही, यानी बैगन की फसल पर जो आप स्प्रे कर रहे हैं आवश्यकता अनुसार करें, पहली बात। दूसरी बात, कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो हम आपको स्प्रे बताएंगे यह 15 लीटर का जो पंप आता है उसके हिसाब से ही हम आपको क्वांटिटी बताएंगे, डोज बताएंगे। तो फर्स्ट स्प्रे, जब बैगन की फसल पौध रोपाई से 10वें दिन की होती है TP से, तो आपको रोगोर यानी डाई मेथड 30% EC 25 ml लेना है, और M45 यानी मैंकोजेब 75% WP फंगिसाइड 30 ग्राम लेना है। 15 लीटर पानी में आपको जो पंप आता है उसमें घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। सेकंड स्प्रे आपको करना है जब आपकी बैगन की फसल TP यानी ट्रांसप्लांट से 20वें दिन की हो, तो आप इमिडाक्लोप्रिड और एसिफेट का जो कॉम्बिनेशन आता है UPL कंपनी के लांसर गोल्ड को लेना है 35 ग्राम, सागरिका लिक्विड को लेना है 30 ml। इन दोनों को 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। इसके अलावा थर्ड स्प्रे, तो तीसरा स्प्रे आपको करना है बैगन की फसल जब ट्रांसप्लांट से 30 दिन की आसपास की हो गई हो, तो पॉलीट्रिन 44 EC यानी प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% EC का जो कॉम्बिनेशन आता है इसको लेना है आपको 30 ml, और इसके साथ आपको मिक्स करना है कार्टॉप हाइड्रोक्लोराइड 25 ग्राम और UPL कंपनी की साफ कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब एक तो जो फफूंदनाशक आती है 30 ग्राम। इन दोनों को तीनों को मिक्स करना है और आपको 15 लीटर की दर से ठीक तरीके से घोल करके छिड़काव कर देना है। बैगन की फसल पर फोर्थ स्प्रे, 40 दिन के आसपास की जब बैगन की फसल हो ट्रांसप्लांट से, तो वायर कंपनी की फेनेस्क्विक इंसेक्टिसाइड जिसमें फ्लुवेंडियामाइड है और डेल्टा मैथ्रीन है 10 ml लेना है, और सजेंटा कंपनी की क्वांटिस प्लांट ग्रोथ प्रमोटर आती है 40 ml 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। इसके अलावा फिफ्थ स्प्रे, तो पांचवें स्प्रे जब ट्रांसप्लांट से बैगन की फसल लगभग 50 दिन के आसपास की हो, तो एक टॉनिक लेना है टाटा की बहार टॉनिक 30 ml, और धानुका की जो कॉनिका आती है 40 ग्राम लेना है। तो और उसके साथ आपको एमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG 8 ग्राम प्रति पंप 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। सिक्स स्प्रे पर, छठवें स्प्रे पर 60 दिन की जब फसल होती है तो BASF कंपनी की सेफिना 35 ग्राम, कॉन्फिडोर 10 ml और M45 फंगिसाइड 40 ग्राम, इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में आप स्प्रे कर सकते हैं। बैगन की फसल पर सातवां स्प्रे 70 दिन की फसल होने पर मेलोडी ड्यू फंगिसाइड 30 ग्राम, डाव की डेलीगेट 15 ml और टाटा की बहार 30 ml 15 लीटर पानी में घोल करके आप स्प्रे कर सकते हैं। आठवां स्प्रे 80वें दिन सिलिकॉन न्यूट्रियन 30 ग्राम, बोरॉन B20% वाली 20 ग्राम, एमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG 10 ग्राम, इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके आप स्प्रे कर दीजिए। बैगन की फसल पर नाइन्थ स्प्रे 90 दिन की फसल होने पर टाटा की समिट 6 ml और स्वाधीन फंगिसाइड टेबुकोनजोल और सल्फर का जो कॉम्बिनेशन आता है 40 ग्राम लेना है, और प्लानोफेक्स जो अल्फा नेफ्थिल
एसिटिक एसिड है 3 ml लेना है, 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे आप कर सकते हैं। बैगन की फसल पर 10वां स्प्रे। जब हमारी बैगन की फसल ट्रांसप्लांट से 100 दिन के आसपास की होती है तो रोगोर यानी डाइमेथॉयड 30% EC 30 ml, एमामेक्टिन बेंजोएट यानी प्रोक्लेम 10 ग्राम, टाटा की ताकत फंगिसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। जब हमारी बैगन की फसल 110 दिन की होती है तो 11वां स्प्रे करना चाहिए FMC की वैनबिया इंसेक्टिसाइड 15 ml, जिसमें संयंत्र नीलिप्रोल है 15 ml लेना है। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट किसी भी अच्छी कंपनी का आपको 0.5 ग्राम लेना है 15 लीटर पानी में, और M45 यानी मैंकोजे 75% WP फंगिसाइड 40 ग्राम, इन तीनों को मिक्स करके ठीक तरीके से आपको स्प्रे कर देना है 15 लीटर पानी की दर से। जब बैगन की फसल 120 दिन की होती है तो बार स्प्रे करना चाहिए एम्प्लीगो 8 ml, सिजेंटा कंपनी की कवच फंगिसाइड 30 ग्राम, इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी की दर से स्प्रे कर दीजिए। जब बैगन की फसल 130 दिन की होती है तो आपको बाहर की अलांटो 25 ml, एमामेक्टिन बेंजोएट 8 ग्राम, एंट्राकोल 40 ग्राम की दर से स्प्रे कर दीजिए 15 लीटर पानी में। बैगन की फसल जब 150 दिन के आसपास की होती है तो सुमिटोमो की जो सुमी प्रेम पथ कीटनाशक आती है 35 ml, लेनो कीटनाशक 30 ml, डुपॉन्ट की कर्जेट फंगिसाइड 60 ग्राम, इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर पंप की दर से आपको स्प्रे कर देना है अपनी बैगन की फसल पर। इसके अलावा 165 दिन की फसल पर डाव की डेलीगेट इंसेक्टिसाइड 14 ml, इकतारा इंसेक्टिसाइड 8 ग्राम, BASF कंपनी की कैब्रिटॉप फंगिसाइड 35 ग्राम लेना है, इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर पंप पर आपको स्प्रे कर देना है। इसके अलावा जब आपकी बैगन की फसल 175 दिन की होती तो टाटा की समिट 6 ml, 19-19-19 60 ग्राम, बोरॉन 20 ग्राम, इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना है। जब बैगन की फसल 185 दिन की होती ट्रांसप्लांट से तो आपको 15 लीटर पानी में सोलोमन इंसेक्टिसाइड 14 ml, UPL कंपनी की लांसर गोल्ड 40 ग्राम, सिजेंटा कंपनी की टिल्ड फंगिसाइड 10 ml, इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देना है। जब हमारी बैगन की फसल 200 दिन के आसपास की होती है तो हमको वायर कंपनी की फेम 6 ml, नागार्जुन कंपनी की इंडेक्स फंगिसाइड लेना है 15 ग्राम, और फेंटाक प्लस टॉनिक लेना है हमको 10 ml, 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देना है। तो ये थे 200 दिन तक के स्प्रे शेड्यूल। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खाद का शेड्यूल यानी फर्टिगेशन A to Z शेड्यूल के बारे में। तो पहली खाद ट्रांसप्लांट से 10वें दिन प्रति एकड़ की दर से जानकारी प्राप्त होगी। तो जो NPK घुलनशील खाद आती है 19-19-19 2 किलोग्राम ड्रिप से आप छोड़ सकते हैं। आपकी जब बैगन की फसल 20 दिन की होती है तो दूसरी खाद पर आप NPK 1261 2 किलोग्राम 19-19 2 किलोग्राम ड्रिप सिंचाई से छोड़ दीजिए। तीसरी खाद 30वें दिन प्रति एकड़ की दर से NPK 05234 3 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम की दर से आप छोड़ सकते हैं। इसके अलावा 40 दिन की फसल होने पर फोर्थ खाद ट्रांसप्लांट से 40 दिन की फसल पर प्रति एकड़ की दर से 174403 किलोग्राम ग्रेन्यूल्स माइक्रो न्यूट्रियन 250 ग्राम की दर से आप छोड़ सकते हैं। इसके अलावा बैगन की फसल ट्रांसप्लांट से 50 दिन की होती है तो आपको प्रति एकड़ की दर से मैग्नीशियम सल्फेट 3 किलोग्राम, अमोनियम सल्फेट 3 किलोग्राम ड्रिप से आप छोड़ सकते हैं। छठवीं खाद 60वें दिन प्रति एकड़ की दर से ड्रिप से आप NPK 13045 5 किलोग्राम, NPK 1261 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से छोड़ सकते हैं। लगभग बैगन की फसल ट्रांसप्लांट से 70 दिन की होती है तो NPK 1340 4 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से ड्रिप में आप छोड़ सकते हैं। बैगन की फसल ट्रांसप्लांट से जब 80 दिन के आसपास की होती है तो कैल्शियम नाइट्रेट 6 किलोग्राम, बोरॉन भी 20% वाली 300 ग्राम ड्रिप सिंचाई से छोड़ सकते हैं, इन दोनों को मिक्स करके। इसके अलावा 90 दिन के आसपास की होती है तो प्रति एकड़ की दर से NPK 0050 6 किलोग्राम आप छोड़ सकते हैं। जब बैगन की फसल ट्रांसप्लांट से लगभग 100 दिन के आसपास की होती है तो माइक्रो न्यूट्रियन खाद 1 किलोग्राम, 05234 4 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके ड्रिप सिंचाई से आप छोड़ सकते हैं, जड़ों के पास दे सकते हैं। जब बैगन की फसल 110 दिन के आसपास की होती है तो फेरस सल्फेट 1 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप छोड़ सकते हैं। जब हमारी बैगन की फसल 120 दिन के आसपास की होती है तो 0050 यानी पोटेशियम सल्फेट 5 किलोग्राम और सिलिकॉन न्यूट्रियन चेलेटेड सिलिकॉन
500 ग्राम इन दोनों को मिक्स करके ड्रिप में आप छोड़ सकते हैं। जब हमारी बैगन की फसल 125 दिन के आसपास की होती है तो केवल और केवल लिक्विड ट्राइकोडर्मा फंगस को आप छोड़ सकते हैं, जो मित्र फंगस है। 500 ml प्रति एकड़ की दर से ड्रिप से आप छोड़ सकते हैं। जब हमारी बैगन की फसल 135 दिन के आसपास की होती है तो हमको प्रति एकड़ की दर से कैल्शियम नाइट्रेट 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास दे सकते हैं। जब हमारी बैगन की फसल लगभग 145 दिन की होती है तो 13-0-45 घुलनशील खाद 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से छोड़ सकते हैं। बैगन की फसल जब लगभग 155 दिन के आसपास की होती है तो 0-52-34 घुलनशील खाद 6 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आप छोड़ सकते हैं। इसके अलावा जब 165 दिन के आसपास की क्रॉप होती है तो 0050 6 किलोग्राम और घुलनशील SOP 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप छोड़ सकते हैं। जब बैगन की फसल ट्रांसप्लांट से 175 दिन के आसपास की होती है तो NP की घुलनशील खाद 12-61-0 4 किलोग्राम और वाइट पोटास 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप छोड़ सकते हैं। जब बैगन की फसल 185 दिन के आसपास की होती है तो वायर कंपनी की जो वेलम प्राइम आती है नेमेटोड्स की रोकथाम करने के लिए 400 ml प्रति एकड़ की दर से आप छोड़ सकते हैं ड्रिप से। इसके अलावा जब हमारी बैगन की फसल ट्रांसप्लांट से 200 दिन की होती है तो 0050 5 किलोग्राम, चेलेटेड कैल्शियम 250 ग्राम, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से ड्रिप सिंचाई से आप छोड़ सकते हैं। ये थे फर्टिगेशन A to Z शेड्यूल। आवश्यकता अनुसार कब कौन से न्यूट्रिएंट की कितनी मात्रा पर आवश्यकता पड़ रही है, यानी अपनी फसल का मुआयना करके आवश्यकता अनुसार ही आपको फर्टिगेशन शेड्यूल बनाना है, जिससे आपको कम खर्च पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आप ले सकते हैं। बात कर लेते हैं फर्स्ट हार्वेस्टिंग। तो वैगन की जो हार्वेस्टिंग होती है 55 दिनों के आसपास डिपेंड करती है वैरायटी पर भी। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो पहली जो हार्वेस्टिंग है 55 दिनों के आसपास तुड़ाई करने के लिए मिलती है। बात करते हैं उत्पादन। तो जो उत्पादन होता है यह भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी पर, फर्टिगेशन पर और देखरेख पर निर्भर करता है। यदि ओवरऑल देखा जाए तो 150 से 170 टन के आसपास पर एकड़ यील्ड आती है, यानी प्रति एकड़ की दर से उत्पादन होता है। बात करते हैं लागत और आमदनी के बारे में। यदि आप एक न्यू और युवक किसान हैं तो आपको नेक्स्ट ईयर से जो खर्च बचने वाला है, जैसे आपको ड्रिप का नेक्स्ट ईयर से खर्च बच जाएगा, फिल्टर का खर्च बच जाएगा और काफ़ी ज़्यादा जो अनुभव है वो भी आपको काम में आने वाला है। यानी आप नए हैं तो आपको खर्च भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। वैसे ड्रिप का खर्च 40,000 के आसपास, मल्चिंग का खर्च 12-13 हज़ार रुपये के आसपास प्रति एकड़ की दर से, और खादें हैं जो ओवरऑल देखा जाए तो हर फसल पर आपको लगने ही वाली हैं तो 1.5 लाख पर आपको 1 एकड़ का खर्च आने वाला है। और सभी लागत को काट कर जो आमदनी है आप 1.5 लाख से 2 लाख रुपए आप 1 एकड़ से बड़े ही आसानी से कमा सकते हैं। और इसका थोड़ा सा मार्केटिंग भी डिपेंड करता है कि आप उन्हीं वैरायटी का चयन करें जो आपकी मार्केटिंग में जो वैरायटी अच्छी चले, उन्हीं वैरायटी को आपको लगाना है। 10 रुपये, 15, 20, 25 रुपये kg के आसपास का रेट हमको मिल जाता है। थोड़ा सा आप अर्ली फार्मिंग भी कर सकते हैं, यानी समय से पहले आप बैगन को निकालते तो अभी आपको अच्छा रेट मिलने वाला है। और खरपतवार निकालने वाले यंत्रों से आप समय समय पर कचरे को बाहर निकालते रहिए और समय समय पर आप चाहें तो दोनों बेडों पर जुगाड़ अपना कर भी आप खरपतवार नाशक का स्प्रे कर सकते हैं। ग्लाइफोसेट का फल अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग और मैच्योर हो जाए तभी आपको तुड़ाई करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार ही हमको न्यूट्रिएंट की, पोषक तत्वों की, खादों की, दवाइयों का स्प्रे और इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा यदि आप कुछ ज़्यादा ही बड़ी मात्रा पर बैगन की खेती कर रहे हैं तो पहले मिट्टी की जांच यानी सॉइल टेस्ट जरूर करा लीजिए। उससे ये पता चल जाएगा कि जो आपकी मिट्टी है कौन से पोषक तत्व पहले से कितनी मात्रा पर अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। ऐसा करने से आपकी जो लागत है काफ़ी हद तक कम हो सकती है। तो इस प्रकार यदि आप बैगन की खेती करते हैं तो कम से कम लागत पर एक अच्छे तरीके से, बेस्ट तरीके से बैगन का प्रोडक्शन निकाल पाएंगे। तो इसी प्रकार आप खेती किसानी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट advancedagriculture.in पर भी विजिट कर सकते हैं। तो मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार, मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग, ज्ञानवर्धक, नॉलेजेबल जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।